प्राइम मिनिस्टर की उस होप के हवाले से, उस उम्मीद के हवाले से जिन्होंने अब एक बार फिर से इंडिया से वाबस्ता की है। आलमी इक़्तिसादी फोरम से गुज़िश्ता रोज खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है हिंदुस्तान में मुनासिब क़यादत के इक़्तिदार में आने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। और आपको हमें याद है कि 2019 में जब भारतीय इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी की गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से कुछ इसी तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की थी। लेकिन क्या जो इस बार का अंदाजा है वो दुरुस्त है या नहीं? दोनों ज़ाहिर के पड़ोसी हैं, तो ये कहना कि हमेशा से ताल्लुकात हमारे ख़राब ही रहेंगे, ये नहीं मेरा ख्याल कि ये ठीक बात है। कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को ताल्लुकात किसी जगह पर आकर मामूल पर आना होंगे। वो कब होते हैं, अगर ये हम तसव्वुर करेंगे ये कोई इमीडिएटली पॉसिबल है या अगला इंतखाब होगा तो उसके बाद उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, वो मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जो बीजेपी की हुकूमत है इस वक्त, जो मोदी सरकार की हुकूमत है, जिस तरह की आइडियोलॉजी वो फॉलो कर रहे हैं, वो अगर वहाँ पर कांग्रेस जीत कर आ भी जाती है, जिसको कहा जाता है कि थोड़ी सेकुलर है, थोड़ा सा उनका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि जो बीजेपी ने इतनी सख्त पोजीशन ली, आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म किया, जो और इक़दामात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए, वो कोई भी हुकूमत अगर वहाँ पर आएगी उसके लिए उसको अनडू करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुमकिन रहेगा। ये नए रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स अब भारत ने सेट कर दिए हैं। और एक बात मत भूलें कि भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं, खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को एक खिते की आम ताकत समझते हैं और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने जो धौंस की बुनियाद पर वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स। तो ये कहना कि आइंदा आने वाले वक्तों में इमीडिएटली मुझे तो कोई इसमें तब्दीली नजर नहीं आती। अनिका, इफ्तिखार साहब ने बड़ा जाविया खींचा इस हुकूमत के इक़्तिदार का खात्मा 2023, आगे इंतखाबात होंगे, 2024 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहती है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर उस वक्त दोबारा मुंतखब होते नहीं होते, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कबल इस वक्त ये इंदिया दिया है, ये अंदाजा दुरुस्त है उनका? ज़रिया मेरी नजर में ये अंदाजा शायद उतना ही दुरुस्त है जितना इससे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बड़े सॉलिड डिसीजन लेने वाले शख्सियत है या एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, राइट विंग की सही लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो उनके होते हुए कश्मीर का कोई इशू रिजॉल्व हो सकेगा। मेरी नजर में ये अंदाजा भी उसी किस्म का है, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालें अगर भारत के किरदार के ऊपर, तो पिछले 50-60 साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करने में इन्वेस्ट किए। इससे कता नजर कि कौन सदर रहा और कौन प्राइम मिनिस्टर रहा भारत का। ये बात मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है डाइमफिल के नाम से। इसके अंदर डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और लॉफेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब जरा पीछे जरा माजी के अंदर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि डिप्लोमेटिकली भारत के डिप्लोमैट्स पाकिस्तान के खिलाफ जा जाकर उन ममालिक में भी जहां हमारा भाईचारे जैसा सूरत हाल है, वहां भी डिप्लोमेटिक मैनूवर्स करते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बदजन करने की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान जैसे हैशटैग भारत बनाता है और इनकी 250 के करीब फेक पेजेस पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से। मिलिटरीली बारहा एलओसी के ऊपर हमें एंगेज रखते हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दोनों सतह के ऊपर भारत बड़ी ही प्लानिंग से हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से अब तक जोर नहीं दे पाए, तो वहां भी आगे चला गया। इंटेलिजेंस में हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, जीता जागता सबूत है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, प्रॉक्सी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी भारत पाकिस्तान में कर रहा है, एंड वी हैव अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। फिर आ जाता है लॉफेयर, हमें फैटफ में लेकर जाना, हमें आईसीजे में लेकर जाना, ये सारे के सारे लॉफेयर वॉरफेयर जो है उसकी एक किस्म है। तो भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे, इस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन मामलात को काउंटर करें, इसीलिए क्योंकि भारत को काउंटर करना अब लाजिम व मलजूम हो गया। दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है। भारत अमेरिका के साथ अलाइंड है और एक क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत का।
दूसरी तरफ चाइना उभर रहा है। इसीलिए हमें बैलेंस रखते हुए यूएसए एंड चाइना के दरमियान में चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करते हुए ये बात मेक श्योर करनी है कि हम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फौरी तौर पर रीप करें, अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने पे डिपेंडेंट कराएं, ईरान को अपने पे डिपेंडेंट कराएं, इंडिया ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी मामलात को काउंटर करने की होनी चाहिए नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर। लेकिन 2 साल इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज रहने के बाद 2024 में वो हायरार्की टूट पाएगी नरेंद्र मोदी की जो उसने बिल्ड की है पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े तो हम जंग जीत जाएंगे। हमने तो जंग अपने जोरे बाजू पे जीतनी है या दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल के जीतनी है। बात यह है कि कोई मुल्क भी अपनी 1 इंच ज़मीन खुशी से या मुज़ाकरात से तो देता नहीं है। और अगर कोई लोग हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर मुज़ाकरात से ले लेंगे, तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मुल्क अपनी 1 इंच ज़मीन भी मुज़ाकरात से दे देगा और कहेगा कि आप ले जाएं। और ये कैसे मुज़ाकरात होंगे कि भारत मुज़ाकरात से कश्मीर जो है वहाँ रेफरेंडम करा देगा या दे देगा। कांग्रेस के दौर में मिल गया था या बीजेपी ने 370 ख़त्म कर लिया तो बड़ा जुल्म कर लिया। तो एक कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि या तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, हमने मिलिट्री पे इतना इन्वेस्ट किया है अपना, या तो हम कहेंगे कि हम कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार हैं और हम कश्मीर जंग से लेंगे, या हम कहेंगे कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं और हम बगैर कश्मीर के आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती है कि वो एक तरफ भारत को रोज़ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भारत ने कश्मीर के साथ किया वो उस पर भी खामोशी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज्ड है इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पूरी दुनिया में से सिर्फ इंडिया से ही लोगों को इनवाइट किया। ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियंस के अलावा किसी के साथ कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं थी। वो वहीं से आमिर खान को भी बुलाना चाहते थे, सिद्दीकी को भी बुलाना चाहते थे, और दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ना क्रिकेट खेली हुई थी ना कोई ताल्लुक था उनका। तो हर तरफ दफ़ा वो इंडिया की तरफ ही देखती हैं। कुछ इमरान खान का ना अपना लव हेट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, और वो मेंटल फिक्सेशन है उनकी इंडिया के साथ जो उनके ट्वीट्स में हमें बार बार नज़र आती है और वो कन्फ्यूजन नज़र आता है। कभी मोहब्बत बहुत जागने लग जाती है, कभी नफ़रत बहुत जागने लग जाती है। तो मुझे एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में लगते हैं इमरान खान इंडिया के हवाले से। कभी मोहब्बत, कभी उनका दिल चाहता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है और ये गुर्बत हम पाकिस्तान और भारत मिलकर ही ये गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं और कभी ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी उनको नज़र नहीं आती है। और मेरे ख्याल में जो कुछ मोदी साहब ने LOC पे किया है 2 साल में, 2.5 साल में, जो कश्मीर में किया है, उसके बाद इस किस्म के ट्वीट्स करने से इज्तनाब करना चाहिए और कम से कम हमें दुनिया के सामने एक वाज़े पॉलिसी के साथ आना चाहिए। सही, मतलब आप इफ्तिखार अहमद साहब, अभी गुज़िश्ता रोज़ ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत बेहतरीन है और हमारी खारजा पॉलिसी जो बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान के इस इजलास में शिरकत करना, कश्मीर का इस इजलास का एजेंडा ना होना, ये क्या हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हमारी इस मामले पर जो तन्हाई है उसकी वजह क्या है? 57 मेंबर हैं ये जो OIC के, 57 जी, सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कलमा गो हैं। कोई कलमा गो भी इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए ना। यानी एक तरफ तो ये 2024 में होने वाले इंतखाबात अपने हमसाए मुल्क में, जबकि खुद ये 2023 तक प्राइम मिनिस्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उसकी बात करते हैं, फिक्रमंद है उसके बारे में। और जो 57 मेंबर्स हैं कलमा गो, उनसे इनके हशर ये हो गया कि उनमें छोटे से छोटा मुल्क भी इनका साथ देने को तैयार नहीं। और हम साइट के ऊपर भी मुलाकात करते थे इस दफा, वो भी, उसको भी सिरे से खत्म कर दिया गया। ये है हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी। ये इससे बड़ी खारजा पॉलिसी की कामयाबी और क्या हो सकती है? यानी अभी फिर कोई नाराज होता है, दोस्त हो जाए, कि इससे बदतर हुकूमती खारजा पॉलिसी या हुकूमती खारजा पॉलिसी नहीं, और जो भी बनाने वाले हैं उन्हें मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनको शाबाश देने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया दुनिया में। ये तो कलमा गो मुसलमान की मीटिंग है, उसमें आपका ये हाल है। यूरोप में आपका क्या हाल है? अमेरिका में आपका क्या हाल है? लैटिन अमेरिका में आपका क्या हाल है? आपको कुछ जानते ही नहीं है, आपका कोई केस ही नहीं है। आपको माशवा एक दहशतगर्द मुल्क के, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है,
एक ऐसा मुल्क जहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि यही आप अपने आप को पिछले 2.5 साल से और प्रोजेक्ट कर रहे थे। आपके साथ है कौन कि फलस्तीन के मामले में भी आप एक्सपोज हो जाएंगे बड़ी बुरी तरीके से। और हालांकि एक ऐसी चीज है फलस्तीन का इशू, इस पे अगर आप देखें तो कई ममालिक ऐसे हैं जो फलस्तीन को हमारी तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करते फलस्तीन की हमायत की वजह से। वो समझते हैं कि फलस्तीन का मसला डिस्प्यूटेड है और उस मसले को रिजॉल्व होना है। और एक हम हैं कि हमारे जो ये कलमा गो दोस्त हैं, ये सारे के सारे उधर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में कि हम अगर ना गए, ये अंदर से ये भी कहानी चल रही है, अगर हम न गए तो हमारा तो फिर रोजगार ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, ऐसी इस्लामी रियासत बनाने का हमें क्या फायदा था 1947 में, जिस रियासत के अंदर आखिरकार हमने इस किस्म की फॉरेन पॉलिसी बनानी थी जिसका एंड ये था 370 और उसका एंड का दूसरा हिस्सा होगा फलस्तीन को तस्लीम। मुजम्मिल साहब, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले महातीर और तैयब उर्दगान के साथ यूएन में बात कर ली कि हम OIC के मुकाबले पे एक इस्लामी ब्लॉक बनाते हैं, और उसके मुकाबले में उस वक्त इमरान खान साहब को ये इल्म नहीं था कि जब वो ये करेंगे तो OIC के मुकाबले पे जब ब्लॉक बनाने की बात करेंगे तो OIC वाले नाराज़ हो जाएंगे, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा फिर ला के बुलडोज़र उस घर पे चलाऊंगा। मेरा मतलब है कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह के ब्लेंडर्स करेंगे, उस वक्त इमरान खान साहब को नहीं पता था कि हमारी फाइनेंशियल लाइफलाइन है अरबों के साथ, UAE के साथ और सऊदी अरब के साथ, हमें उनके मुकाबले पे ब्लॉक नहीं बनाना। उस वक्त नहीं पता था कि 40 करारदादें OIC में कश्मीर पर पास हो चुकी हैं, हमें उनके मुकाबले पे ब्लॉक नहीं बनाना। उस वक्त ये जो आज हमें सबक पढ़ाया जा रहा है कि OIC बड़ी टूथलेस सी बॉडी है, उसमें हमें नहीं, तो आज आप OIC से में ना जाएं, आप बाइकाट कर दें, आप उसको छोड़ दें। इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसको छोड़ दें और इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसमें बैठ जाएं। ना हमें वो बिठाने को तैयार है ना हम छोड़ने की पोजीशन में है। कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं हम ईरान के साथ चले जाएंगे। जब हम ईरान के साथ चले जाएंगे, तुर्की के साथ चले जाएंगे, फिर हम कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज UAE और सऊदी अरब से आती हैं, हाय हमारे वर्क परमिट बंद हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। उस वक्त हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करूँगा तो इसका फॉल आउट क्या होगा। जब पिछले साल हम UAE में OIC का इजलास था और उसके पहले सेशन का बाइकाट कर रहे थे, और तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि इस बाइकाट के नतीजे में अगले सालों में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन तब भी OIC के जो कश्मीर का कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास हो गया था, सुषमा स्वराज की मौजूद के बाद और करारदाद हो गई थी। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने वही कहा कि लव हेट रिलेशनशिप, जो कन्फ्यूजन है इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कि वो एक दिन सोचते हैं कि मैं इन सब से लड़ पड़ूंगा। अब देखें ना, सारे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है। आप हर एक को शरीफ फैमिली और जरदारी की तरह तो नहीं मुल्क में ट्रीट कर सकते।